हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड एक्टिव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं और मैं आज राजन से हिंदी के लघुत्री प्रश्न करा रही हूँ। बहुविकल्पी और अति लघुत्री राजन से मैंने करा दिया है, अब मैं अति लघुत्री के करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अति लघुत्री के प्रश्न। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपके जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। 37 का देखते हैं। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार होता है। विवरण चिन्ह को उदाहरण सही समझाइए। किसी विषय अथवा बातों को समझाने हेतु या निर्देश हेतु विवरण चिन्ह लगाया का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद हैं। आ व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह है जातिवाचक और सा है भाववाचक। इसमें क्या है, विवरण चिन्ह की जगह प्रायः डैश योजक चिन्ह से काम चलाया जाता है। 38 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का, हंस पद का उदाहरण सही समझाइए। हंस पद को उदाहरण सही समझाइए। हंस पद कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ये हंस पद होता है। लिखते हैं। जब देखते हैं उत्तर। जब लिखने में भूल से कोई शब्द अथवा पदबंधन छूट जाता है तो उसे दिखाने हेतु यह चिन्ह लगाकर पंक्तियों के ऊपर लिख देते हैं। जैसे अगर हम कोई भी शब्द लिख रहे हों, उसमें छूट जाता है तो अगर ऊपर हमें लिखना है तो हम ऐसे लगा के वो शब्द लिख देंगे, और अगर नीचे छूटेगा तो हम इसी को ऐसे लगा के लिख देंगे। नीचे लिखने के लिए हम ऐसे लगाएंगे, ऊपर लिखने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जब लिखने में भूल से कोई शब्द अथवा पदबंधन छूट जाता है तो उसे दिखाने हेतु यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। जैसे राकेश बहुत सी, अब हंस पद चिन्ह लगाया और बहुत ही अच्छा लड़का है। राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है। जैसे यह है कि राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा भूल गए तो वो हंस पद चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया। और क्वेश्चन नंबर 39 का देखते हैं। समोच्चारिक भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2015 के बैक पेपर में और 15 के पेपर में आया है। चलिए उत्तर देखते हैं। समोच्चारित मीन्स होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये हेडिंग है, समोच्चारित समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समोच्चारित वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से अलग होता है। वो समोच्चारित शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं, मतलब ये आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता भूल ही जाता है और उन्हें एक समान मान लेता है, जबकि उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अंश भाग होता है और अंश कंधा होता है। अति बहुत होता है, इति समाप्त होता है। अति का मतलब बहुत है और इति का मतलब होता है कि अब हम जो बात कह रहे हैं वो समाप्त हो गई है, या जो भी वाक्य है वो समाप्त हो चुका है। अब समानार्थी शब्द हेडिंग डालते हैं। समानार्थी शब्द, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों का पर्यायवाची अथवा समानार्थी कहते हैं। जैसे जल को नीर कहा जाता है। जल को नीर, बारी, पानी कहते हैं। ये इसके जल के ये समानार्थी शब्द हैं। कौन कौन से हैं, नीर, बारी, पानी। अग्नि को अनल, पावक, आग, ज्वाला भी कहते हैं। तो अग्नि के समानार्थी शब्द क्या हैं, अनल, पावक, आग, ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। अनुस्वर तथा अनुनासिका ध्वनियों में क्या अंतर है, शोधारण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण या शोधारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब उदाहरण का ये समानार्थी शब्द है शोधारण। ये क्या है, समानार्थी किसका है, उदाहरण का समानार्थी शब्द है शोधारण। उत्तर है अनुस्वर तथा अनुनासिका ध्वनि। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। अनुस्वर अंग, ये योजक चिन्ह था, उसमें अंग की पाई लगी हुई है। अनुस्वर के उच्चारण में वायु नासिका से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है।
इसमें अंग का जो उच्चारण है वो अंग की बिंदी का उच्चारण है वो झटके के साथ होता है। जैसे डंडा, जैसे क्या है डंडा, कंचन, कंचन, अंग की बिंदी का उच्चारण झटके के साथ होता है। जंगल, चपत, अंतर आदि। तो अंग का उच्चारण झटके के साथ होता है। अनुनासिका में क्या है, ये अनुस्वर का था। अनुस्वर में अंग का उच्चारण नासिका से वायु नासिका से निकलती है, लेकिन किससे, झटके के साथ निकलती है। उच्चारण करने पर झटके के साथ निकलती है। अनुनासिका का देखते हैं। इसमें चंद्रबिंदी जो पहले में अनुस्वर में अंग का था, अंग की बिंदी का था। अब अनुनासिका में चंद्रबिंदी का है। अनुनासिका में के उच्चारण से वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। जैसे चंद्रमा, बिंदु, कुंवर, कुंवर, आँख आदि। ये इनका उच्चारण करने से चंद्रबिंदी नासिका और मुख दोनों ही जगह से इसकी वायु उच्चारण करने से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं। लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। अथवा लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। क्या है, अथवा लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। हेडिंग देखते हैं। लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य बातें। पहली है बैठने का ढंग, बच्चों के बैठने का ढंग। हेडिंग डालते हैं बैठने का ढंग। बच्चों को लिखना सिखाने के पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है। झुक कर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। झुक कर बैठने से बहुत से बच्चे होते हैं जो कोई भी कार्य होते हैं बहुत झुक के करते हैं, फिर उनका क्या होता है, धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी पड़ जाती है। इसके अलावा आँखों पर, और जब झुक कर लिखते हैं तो अत्यधिक झुक कर लिखेंगे, और जब वे झुक कर लिखते हैं रीढ़ की हड्डी टेढ़ी पड़ जाती है झुकने से। और दूसरा आँखों पर, इसके अलावा आँखों पर अत्यधिक बल पड़ता है। तो आँखों से अत्यधिक बल पड़ता है, अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि ना हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं कंधे पर स्टेल अथवा कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए। आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। या फिर आप बच्चे को वज्रासन में बैठकर दाएं घुटने पर स्टेल अथवा कॉपी रखकर लिखाना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए। कॉपी या फिर किसी के आधार पर टेबल है या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसके आधार पर कॉपी रखी होनी चाहिए। कॉपी हमेशा सीधी रख के लिखवाना चाहिए, जिससे बच्चों की आदत उसके अच्छा सही बनेंगे और उसका सीधे बैठ कर लिखने की आदत पड़ेगी। और बच्चे की जैसी आदत आप लोग जैसी शुरू से ही आदत पड़ जाएगी, वही लास्ट तक वो वैसे ही लिखता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है दूरी। क्या है, दूरी। सीधे बैठकर पटिया, स्लेट अथवा कॉपी को आँखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कितना, 35 सेंटीमीटर की दूरी पर या फिर 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कॉपी या पटिया या स्लेट को या कॉपी को 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। तीसरा देखते हैं, कलम पकड़ने का सही तरीका। क्या है, कलम पकड़ने का सही तरीका। कलम को उचित ढंग से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे के बीच हो और 20 से 1 इंच ऊपर हो। बच्चे द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। कलम को इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तक पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तक पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कुहनी शरीर की ओर ही रहनी चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलाना उचित नहीं है। कोहनी को दूर करके तिरछे ढंग से चलाना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती
कलाई को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब ही नवीन पंक्तियाँ आरंभ हों। हाथ की हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब हम किसी वाक्य को दोबारा से लिखना, नए सिरे से लिखना चालू करें। चौथी है शिरोरेखा। चौथी हेडिंग है शिरोरेखा। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों और वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकलनी होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण हमेशा बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। बाएं से दाहिनी ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के पश्चात मात्रा लगानी चाहिए। जैसे हम कोई भी वर्ण लिख लेते हैं, उस पर शिरोरेखा लगाएं, उसके बाद ये इस तरीके से उसके बाद पाई लगानी चाहिए। पाँचवा है अक्षरों की सुडौलता। कहते हैं देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष ढंग है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष ढंग है। जब अक्षर उचित तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। जब अक्षर उचित तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर और सुडौल लगते हैं। उदाहरण के लिए पहला है का। का वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मध्य की पाई के बाईं ओर भाग पाई के बीचों बीच और सुंडिका दाहिनी ओर मध्य भाग से निकालकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों ओर की मोटाई बराबर होनी चाहिए। जैसे ये हम ऐसे। दूसरा है इस प्रकार खा बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खा में रा का निचला हिस्सा बा के नीचे भाग से जोड़कर रा के नीचे का हिस्सा बा के नीचे भाग में जोड़कर खा अक्षर बनेगा। खा शुद्ध रूप से यह तथा रब अशुद्ध रूप होता है। खा हमेशा ऐसे जोड़कर बनाना चाहिए। रा के नीचे का हिस्सा वा के नीचे भाग में जोड़कर खा अक्षर बनाना चाहिए। गा में एक छोटी और दूसरी थोड़ी बड़ी पाई लाइन और छोटी लाइन में एक गुंडी बनेगी, जैसे यहाँ, तब वो घा बनता है। घा में घा वर्ण के बनाने हेतु घा के दो मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग से आरंभ होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। इसके अंत पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा सा नीचे रहेंगी। डा का है डा की आकृति 3/4 भाग में ही होगी। च का देखते हैं। चा पाई के बीच भाग में लिखा जाता है। छ का है। छ का पहला मोड़ के अर्ध भाग और दूसरा मोड़ मध्य भाग से ऊपर निचली पंक्ति को छूता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य मोड़ को स्पर्श करता हुआ पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठा की आकृति 1/3 मोड़ के पश्चात वृत्ताकार होकर नीचे की पंक्ति को स्पर्श करती होनी चाहिए। इसी गोलाकार भाग के ठीक नीचे से स्पर्श कराकर ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा लगानी चाहिए। नौ का था और भा में गोल घुंडी शिरोरेखा के बाहर बराबर लाकर थोड़ा ऊपर अंत पाई के बीच के बराबर में घुमाकर अंत पाई में जोड़ देते हैं।
जोड़ देते हैं। इस प्रकार समस्त आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में सुडौलता आनी है। इसी तरह लिपि में सुडौलता आनी है। चतुस्तरीय लेखन से वर्णों को उचित अनुपात में लिखना आसान होता है। ऊपर और नीचे खान में मात्राओं के लिए स्थान होता है। 5. उचित दूरी। वर्णों, मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि की उचित दूरी लेखन में सौंदर्यता लाती है। पहला है वर्णों की दूरी। वर्णों से के माध्यम एक पाई की होनी चाहिए, एक पाई बराबर होनी चाहिए। जैसे अब एक पाई बराबर आ और बा के बीच एक पाई की दूरी है। दूसरा है वर्ण और मात्रा के मध्य में भी एक पाई दूरी होनी चाहिए, जैसे राम। तीसरा है शब्द के नीचे की दूरी 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, जैसे राम, सीता। चौथा है 2 वाक्यों के मध्य की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर 4 पाई की दूरी के बराबर होना चाहिए। अतः राकेश जाओ, मोहन जाओ। 5वां, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी इतनी हो कि ऊपर की पंक्ति के वर्ण के नीचे लगी मात्राएं और नीचे की पंक्ति की शिरोरेखाएं के ऊपर लगी मात्राएं परस्पर नहीं मिलें तथा उनके मध्य कुछ स्थान बचा रहे। छठा, विराम चिन्हों की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होना चाहिए, जैसे रुक्मणी तुम जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 का देखते हैं। हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है? ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया। स्पष्ट कीजिए, लाभ स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के निम्न लाभ हैं। पहला है, पाठ को जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे अंश चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। दूसरा है, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है। और मॉडल चित्र आदि सही दृश्य हैं। दृष्टांत लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्र ही सीखा जा सकता है। जो बाकी कथा रोचक होते हैं और जो चीज़ रोचक होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्र ही सीखा जा सकता है। चौथा है, साहित्य शिक्षण में जब तक अंत कथाओं को स्पष्ट न किया जाए तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और ना ही समझ में आता है। 5वां है, सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। समझाने में सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। 6वां है, इसके द्वारा छात्रों की विचार एवं कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा बच्चों की विचार और कल्पना का विकास किया जा सकता है। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने के लिए शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण में इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने के लिए शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कविता शिक्षण की विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन भी सन 2016 के पेपर में आया। हेडिंग डालते हैं, कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। हेडिंग क्या है? कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। चलिए देखते हैं क्या है। हेडिंग है, कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। कविता की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना होता है। एवं काव्य शिक्षण के अन्य पर भी उद्देश्यों से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है।
ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है उचित स्वर एवं प्रभाव के साथ कविता पाठन की क्षमता पैदा करना। क्या है? उचित स्वर एवं प्रभाव के साथ कविता पाठन की क्षमता पैदा करना। दूसरा है छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि जिससे वे काव्य के सौंदर्य को परख सकें। छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे काव्य के सौंदर्य को परख सकें तथा किसी भी भाव प्रधान कविता का रससंवादन प्राप्त कर सकें। रायबन महोदय ने इस संबंध में लिखा है कि हमारा उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी भी कवि की अनुभूति को रायबन महोदय ने कहा है कि इस संबंध में लिखा है कि हमारा उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी भी कवि की अनुभूति को समझे और ग्रहण कर सके। अध्यापक का यह कार्य हो जाता है कि उसे छात्र कवि के प्रकृति के प्रेम को समझ सके। अध्यापक का कार्य यह हो जाता है कि उससे छात्र कवि के प्रकृति के प्रेम को समझ सके और उसकी कविता में उनको भी रसानुभूति प्राप्त हो और उसकी कविता में उनको भी छात्रों को भी रसानुभूति प्राप्त हो। तीसरा है किसी कवि के भाव और शैली से छात्र को परिचित कराना। क्या है? तीसरा, किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना। चौथा है छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता उत्पन्न करना तथा अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। पाँचवा है छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। पाँचवा है भाई योगेंद्र जीत ने कविता शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में लिखा है कि हमारी आसपास के विवरण से कितने ही रमणीय दृश्य हैं, लोगों को वे रमणीय नहीं लगते हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि लोगों के पास रमणीयता का शोधन करने वाली दृष्टि का अभाव है। इसी अभाव के कारण वे इतने ही आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते। कविता के अध्यापन का भी यही ध्येय है कि वह सौंदर्य बोधक दृष्टि विद्यार्थियों में उत्पन्न की जाए जिससे वे संसार रूपी उद्यान में विहार करते समय अनेक प्रकार के स्थानों का आनंद ले सकें। सातवां है छात्रों की काव्य शिक्षण के साथ ही रस, छंद और अलंकार से परिचित कराना। आठवां है छात्रों की कविता की अनेक शैलियों से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के लिए एक समानार्थी शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। तो उत्तर देखते हैं। आँख का है नैन, समुद्र का है सागर, अश्व का है घोड़ा, सूर्य का है दिवाकर। क्या है? आँख का है नैन, समुद्र का है सागर, अश्व का है घोड़ा और सूर्य का है दिनकर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है, समझाइए। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। अनुलेख का तात्पर्य है उस लेखन से जिससे छात्र किसी नमूने को दिखाकर लिखता है, जबकि सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। अनुलेख होता है अनुलेख का तात्पर्य है जो छात्र किसी को दिखाने के लिए नमूने के तौर पर लिखता है, और श्रुतलेख का होता है जो हम सुनकर लिखते हैं। अध्यापक या छात्र, जिसमें अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है। एक छात्र बोलता है और अन्य छात्र उसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं। शिरोरेखा किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। शिरोरेखा किसे कहते हैं? 2 उदाहरण सहित लिखते हुए समझाइए। क्वेश्चन 2019 और 2022 के पेपर में आया है। शिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली, उत्तर देखते हैं। शिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को कहते हैं। पहला है 2 पाई के बराबर शब्दों से शब्द के बीच की दूरी होनी चाहिए, जैसे राम, वर्ण।
दूसरा है ग्राम कैस्ट, दूसरा है चार पाई की दूरी के बराबर, चार पाइयों की दूरी के बराबर दो वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए, जैसे राम जाओ, सोहन जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं। लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया। लेखन शिक्षण का महत्व। पहला है छात्रों की लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना। क्या है? पहला है छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने के लिए निपुण करना। चौथा है छात्रों में विषय अनुसार भाषा शैली तथा विचारों की तकनीक क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना। पाँचवा है छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छठा है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। सातवां है छात्रों में स्वतः लेखन की क्रिया में रुचि उत्पन्न करना। देखिए यहाँ पे यह मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 49 की जगह 48 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। नंबर 49 का है उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उष्मा उत्पन्न हो या उष्मा को ही गर्मी कहते हैं, या गर्मी उत्पन्न हो एवं मुंह से हवा रगड़ खाने के कारण उष्मा पैदा हो, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से गर्मी निकलती हो, उच्चारण करते समय मुंह से गर्मी निकलती है और ध्वनि मुंह से रगड़ खाने के कारण उष्मा पैदा होती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जब इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो दांतों के बीच से गर्म हवा बाहर निकलती है। उच्चारण किया जाता है तो दांतों के बीच से गर्म हवा निकलती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उनकी कुल संख्या 4 होती है। शा, शा, सा, हा, ये उष्म व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? शा, सा, षटकोणों सा, हा, ये उष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं। विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों का आश्रय उदाहरण सही समझाइए। यह क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। विलोम शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बनाते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे हार का जीत, आय का व्यय, आज़ादी का गुलामी, नवीन का प्राचीन आदि। तुकांत शब्द हेडिंग है। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम शब्द समान होते हैं, जैसे कि रहन सहन, इन दोनों के ही वर्णों में न वर्ण समान है, इन दोनों शब्दों में न समान है, अतः ये तुकांत शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं तो जो शब्द हमें सुनने में एक समान लगते हैं वे शब्द समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं, जैसे बात रात, मान जान, शौर्य मौर्य आदि। समानार्थी शब्द हेडिंग है। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान प्लस अर्थ, अर्थात किसी शब्द का समान अर्थ वाले दूसरे शब्द या उसी के समान कोई दूसरा नाम, वस्तु। समानता हिंदी में एक ही वस्तु के अनेक समान अर्थ शब्द हैं। उदाहरण सूर्य का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु है। उसी के समान। समानार्थी शब्द का मतलब होता है जो शब्द है उसी के समान, जैसे सूर्य का पर्यायवाची समानार्थी को समानार्थी ही पर्यायवाची भी कहते हैं, जैसे सूर्य का है दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, ये समानार्थी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं। अनुस्वर एवं अनुनासिका ध्वनियों में क्या अंतर है, उदाहरणार्थ स्पष्ट कीजिए, उदाहरण समझाइए। उत्तर है अनुस्वर स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं। अनुस्वर क्या है? अनुस्वर वे स्वर हैं जो स्वरों के बाद आने वाले व्यंजन हैं, उनकी ध्वनि नाम से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वर का चिन्ह बिंदु है। जबकि अनुनासिका स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका
नाक से भी सहायता लेनी पड़ती है। अनुस्वर में अनुनासिका अनुनासिका में स्वरों के साथ साथ स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक का भी सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिका कहलाते हैं। हंसना, आँख, ऊँट अनुनासिका का चिन्ह बिंदु, अनुनासिका का बिंदु चंद्रबिंदी है। क्या है? अनुनासिका का चिन्ह बिंदु चंद्रबिंदी है। ये हिंदी के लघुत्तरी प्रश्न आज राजन सीरीज से कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। अब आज हम इसके कुछ 18, 19 और 22 का पेपर भी देख लेते हैं। इसके बाद आगे से जो मैंने अपना टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग उससे जुड़ जाइए ताकि आगे के, क्योंकि अब डेट आ चुकी है आप लोगों के पेपरों की फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज से जो भी PDF होंगी उस पर अपलोड कर देंगे, आप लोग उससे निकलवा लीजिए। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम उसकी वीडियो बना सकें, तो इसलिए हम राजन श्री के लघुत्तरी के सारी सीरीज अपलोड कर देंगे, आप लोग उससे जुड़ जाइए और वहाँ से ले लीजिए। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगती हो और अगर आप लोगों की हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं। और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए आज आप इसके आगे पेपर देखते हैं। संध्या 19 का, सॉरी 19 का नहीं 18 का पेपर देखते हैं। यह है सन 2018 का हिंदी का पेपर, जिसमें समय मिलता है, इस पेपर को हल करने में समय मिलता है केवल 1 घंटे और इसका पूर्णांक होता है 25 नंबर का। ये कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का होता है। ढ तथा ढ वर्ण है। अब इसमें ए उत्क्षिप्त वर्ण, बी अंतःस्थ वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी ऊष्म। तो ये चारों ही इसके आंसर नहीं है। ये दोनों वर्ण द्विगुणी होते हैं। कौन से होते हैं? द्विगुणी व्यंजन। ये इसका आंसर होता है द्विगुणी व्यंजन। कौन सा है? द्विगुणी व्यंजन। श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या आता है? तालु। ए है ओष्ठ, वी है कंठ, या सी है तालु, या डी है दंत। तो श का उच्चारण स्थान होता है तालु। थर्ड का देखते हैं। आनंद का विलोम शब्द है। ए विष, वी विषाद, सी अवन, या डी अपहरण। तो इसका सही आंसर होगा बी सही आंसर होगा विषाद। आनंद का विलोम शब्द होगा विषाद। चौथा देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, या डी श्रृंगार। तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार। इसमें से पांचवा देखते हैं। द्विज शब्द का अर्थ है ए दांत, बी पक्षी, सी ब्रह्म, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये नहीं होगा इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, और यहाँ इसका डी सही आंसर होगा। अब इसमें आदि लघुत्तरी हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें होगा इसकी डेफिनेशन, दीर्घ स्वर की डेफिनेशन होगी जिन शब्दों का उच्चारण हर्ष स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उच्चारण करने में लगता है, वे दीर्घ स्वर होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, उ, ए, आय, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। और या रा ला वा, दूसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। आठवां है। ग्रंथ के बीच हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्य के लिए एक लिखिए हैं। वाक्य के लिए शुक्ति, एक शुक्ति के लिए एक शब्द शुक्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुक्ति। यहाँ पे हम शुक्ति का प्रयोग करेंगे, शुक्ति का लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 9 का। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है अंश होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है भाग। अब 9 का देखते हैं।
दूसरा 10 का देखते हैं। अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका अर्वाचीन का होगा प्राचीन, उचित का होगा अनुचित, उचित का विलोम शब्द होगा अनुचित, अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। 11 का देखते हैं। विषयम बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विषयम बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? चलिए आंसर देखते हैं। इसमें है विषयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भाव को प्रकट करने हेतु करते हैं। जैसे भय भाव, मतलब कौन सा? भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विषयम बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, यह क्या हो गया? अरे तुम कब आए? छी, तुम बहुत गंदे इंसान हो। वह कितना सुंदर चिड़ियाघर है। और इसका चिन्ह कैसे बनता है? विषयम बोधक चिन्ह, इसका चिन्ह ऐसे बनता है। ये चिन्ह इसका थोड़ा पॉइंट दूर हो गया, ऐसे बनता है। चलिए ये अति लघुत्री हो गए। लघुत्री के क्वेश्चन में ये सारी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग सारी राजन सीरीज से सारे विषय सब्जेक्टों के मैं लघुत्री की PDF अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री ये अपनी PDF निकलवा सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं। चलिए, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर सकें। मैंने अति लघुत्री की बहुविकल्पी अति लघुत्री की सारी वीडियो कंप्लीट करा दी हैं। लघुत्री में थोड़ा टाइम मैं बाहर चली गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम ख़राब हो गया, 10 दिन मेरे ख़राब हो गए, जिसमें मैं नहीं करा सकी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ करें, सॉरी। और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा सारे सब्जेक्टों की लघुत्री की PDF अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आप लोग उसे तुरंत के तुरंत PDF निकलवा सकें, उससे अपनी तैयारी कर सकें। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए बाय, टेक केयर।